देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मार्च के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस द्वारा रोके जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम E20 ईंधन के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, कृपया उन्हें बता दें कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल E20 पेट्रोल को लेकर अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराना था और ज्ञापन सौंपना था। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मार्च या प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अनुमति के अभाव में सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये निर्णय जो है ये मोदी जी का है, कैबिनेट का है और ये केवल और केवल ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के दबाव को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सर ये धरना अमेरिका से इथेनॉल खरीद के, अमेरिका का कूड़ा खरीद के हमारे देश की गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, जिस वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सारे देश के लोग दुखी हैं क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। आज हम लोग गडकरी जी दावा करते हैं किसानों के लिए अमीर हो जाएगा, अमेरिका का अमीर होगा, अमेरिका से इथेनॉल होगा तो अमेरिका का किसान अमीर होगा, हमारा कैसे होगा? ये निर्णय जो है ये मोदी जी का है, कैबिनेट का है और ये केवल और केवल ट्रंप। तो ये मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के नूर नगर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पूर्व चेयरमैन कृष्णपाल गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के चलते सगे भाई पर हत्या का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच पिछले एक सप्ताह से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि भाई ने ही अपने भाई को गोली मार दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। अभी देखिए डेढ़ घंटे पहले की बात है। पुरकाजी थाना क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में दो भाइयों का, सगे भाइयों का झगड़ा था ज़मीन को लेकर के और उसमें आज आपस में ही पंचायत कर रहे थे। इसमें एक कृष्णपाल गुर्जर की उसके सगे भाई दीपचंद ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसमें लाइसेंसी राइफल का इस्तेमाल किया जाना बताया जाता है। अभी साथ ही साथ इसमें जो मुलजिम हैं दीपचंद और उसका बेटा पुलिस के कस्टडी में आ गए हैं, पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इसे बता दूं मैं आपको कि पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा इसमें कठोरतम आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है जी, सनमपुर संतवाल जी, गाँव मेरा नूर नगर है जी। क्या मामला हुआ है? मेरा बापू घर आकर गोली मार दी जी। क्या विवाद चल रहा था? विवाद कुछ नहीं जी, भाई भाई का बात थी। उतने आग भाई आग कोई सा मार लो, ऐसा न कर लो, ये चेयरमैन को मार लो, मार दीजिए मेरा बाप पे। किस बिना पे मारा? कब से ये विवाद चला आ रहा है? विवाद तो जी एक हफ्ता हो गया। पढ़ने भी आए थे, सब कुछ आए थे, समझौता कराया दिया था, सब कुछ हो गया था। ये किन बातों को लेके जो है इस तरह की घटना हुई? वहीं मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रियों की सेवा के लिए लगाए जाने वाले विशाल कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद किया गया। खतौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गंगारार पटरी पर आयोजित ये शिविर पिछले 17 वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन सहारनपुर गन्ना आयुक्त OP सिंह ने किया है। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर कावड़ यात्रियों की सेवा व्यवस्था का जायजा लिया और कार्यक्रम के दौरान सिविल परिसर में पौधारोपण भी किया। गन्ना आयुक्त ने कर्मचारियों और मौजूदा लोगों से अधिक पौधा लगाने की अपील की है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी शिविर में कावड़ यात्रियों के लिए भोजन, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कावड़ यात्रियों के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए बड़ी संख्या में लोग सहयोग कर रहे हैं।
तो वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी स्टार मीराबाई चानू का जोरदार स्वागत किया गया। अपने कोच विजय शर्मा की एकेडमी पहुंचने पर खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मीराबाई चानू ने कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए गर्व का पल है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कोच विजय शर्मा और पूरी टीम को दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अब उनका ध्यान आगामी एशियन गेम्स की तैयारी पर है और कोच विजय शर्मा ने बताया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी टीम के 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 7 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ी शामिल थे। विजय सर, अभी कॉमनवेल्थ गेम में आपकी एकेडमी के जो खिलाड़ी है, कितने लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और अभी तक कितने भारत की जो टीम थी वो 11 सदस्यों की थी, जिसमें 7 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। उसमें हमारे जो प्लेयर हैं वो 8 मेडल लेके आए हैं। 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल। हमारी एकेडमी से 6 बच्चों का चयन हुआ था, उसमें से 4 बच्चे मेडल लेके आए, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर है। 2 बच्चों का मेडल नहीं आ पाया। दोनों बच्चे नए हैं, पहला कंपटीशन था, थोड़ा सा बहुत बड़ी स्टेज थी तो थोड़ा प्रेशर में आ गए। आने वाले भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मीराबाई चानू ने 2014 में सिल्वर मेडल लिया था और उसके बाद लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वो विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने लगातार 4 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, 3 गोल्ड मेडल लगातार लिए और 1 सिल्वर मेडल लिया है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो मीरा की जो परफॉर्मेंस है, इससे युवाओं को ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप कोई भी कार्य कंसिस्टेंसी से करेंगे, यानी कि लगातार करेंगे, पूरी डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारा आज का युवा है कि वो जो भी एम ले उसको पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करे तो उनको रिजल्ट मिलना तय है। किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से मिल जाता है। हिम्मत ना खोएं और मेहनत करते रहें। बहुत खुशी की बात है कि मैं इंडिया के लिए सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीत के दिखाया है। ये बहुत ज्यादा खुशियों के मैंने इंडिया के लिए कुछ करने का मौका। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र स्थित ILGIM कंपनी में देर रात भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इसी दौरान कंपनी की साइड की दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया। हादसे में 5 फायर सर्विस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उपचार के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीर थपाल सिंह की मौत हो गई है। वहीं मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार और फायरमैन अमित कुमार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और SDRF की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रही। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी और कंपनी में आग कैसे लगी है और दीवार गिरने की वजह क्या है, इसकी जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं शामली में निर्माणाधीन नवीन PSC वाहिनी का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को पुलिस महानिदेशक PSC उत्तर प्रदेश आलोक कुमार ने ऊंचा गांव स्थित निर्माणाधीन PSC परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान DG PSC के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक PSC और पुलिस अधीक्षक शामली नरेंद्र प्रताप सिंह सहित PSC एवं जनपद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माणाधीन भवनों और आधारभूत सुविधाओं और चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। DG PSC आलोक कुमार ने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार और तय समय सीमा में पूरी किया जाए
और उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन करने और सभी जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और सुविधा की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती नहीं जाएगी और मानकों के अनुरूप पूरे किए जाए। नवीन पीएससी वाहिनी ने शुरू होने से शामली सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ने और कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश आदिल गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद करने का दावा किया है। वहीं चेन स्नैचिंग मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी इमरान को भी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी ने 1 अगस्त को खुर्जा देहात क्षेत्र में एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 3/4 अगस्त की देर रात्रि को थाना खुर्जा देहात पुलिस की 2 गिरफ्तार शुदा अपराधियों के साथ अवैध असले की रिकवरी के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 1 अगस्त 2026 को थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसमें सीसीटीवी, सर्विलांस एवं अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर थाना खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों इमरान और आदिल, दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था तथा इनके कब्जे से छीनी हुई चेन भी बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त दोनों अपराधियों के द्वारा पूर्व से एक स्थान पर रखे हुए अवैध बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार वैगनार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मिट्टी के ढेर से टकराकर पलट गई। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक वैगनार कार से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार मिट्टी के ढेर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कवारा निवासी 30 वर्षीय नदीम खान को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल भराना निवासी अनुज खटाना को प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी और घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के भराना रोड की बताई जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार से जल लेकर पहुंची इस कावड़ में देवी देवताओं के शत्रुओं को शामिल किया गया है और गाजियाबाद निवासी एक शिव भक्त ने धर्म और बहन बेटियों की रक्षा के लिए संदेश के साथ ये विशेष कावड़ उठाई है। इस अनोखी कावड़ में भगवान परशुराम का फरसा और भगवान हनुमान की गदा सहित अन्य धार्मिक प्रतीक लगाए गए हैं। कावड़ को लेकर चल रहे शिव भक्त का कहना है कि उन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के संकट के साथ ये यात्रा शुरू किया है। हरिद्वार से शुरू हुई ये कावड़ यात्रा मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंची है, जहां इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुट गई। लोगों ने कावड़ की सजावट और इसके संदेश की सराहना की है। कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग थीम पर सजी कावड़ श्रद्धालुओं और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कावड़ भी अपनी अनूठी सजावट और संदेश के कारण का आकर्षण केंद्र बनी हुई है। हर हर महादेव बोले। मेरा नाम विपिन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन सर चौथुराम से जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। बोले मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पता है आज के समय में हमारी बहन बेटी छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है, जिसे हमारा प्रशासन भी बहुत सख्त कार्रवाई कर रहा है। पर मेरा मानना यह है कि हर घर में अपनी बहन बेटी के बचाव के लिए एक शस्त्र तो जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने कांवड़ में माँ काली का खप्पर, बाबा की गदा और हमारे सनातन धर्म की पहचान तलवार को लगाया है। बोले मैं गाजियाबाद ग्राम रहीसपुर से आ रहा हूँ। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में मामूली विवाद के बाद फॉर्चून दुकानदार को गोली मारने का मामला सामने आया है।
गोली लगने से दुकानदार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सामान खरीद को लेकर दुकानदार और एक व्यक्ति के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक फौजी ने दुकानदार पर गोली चला दी। फायरिंग की घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस घटना के कारणों और आरोपी की भूमिका की जांच कर रही। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। T23 में एक आग झगड़ा घटना हुई है, क्या पूरी घटना है, किस तरीके से पूरी है? बीती रात थाना इकोटेक 3 अंतर्गत इल्जिम कंपनी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का कार्य होता है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस और फायर टेंडर की टीमें वहां तत्काल पहुंची और पहुंचकर फायर फाइटिंग शुरू किया गया। और इस फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लगभग 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर फाइटिंग के दौरान कंपनी की एक साइड की दीवार, लोहे का बीम के गिर जाने के कारण फायर सर्विस के कर्मचारी मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार एवं फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार हेतु एम्बुलेंस के अस्पताल भेजा गया। वहीं मुजफ्फरनगर की चारथल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्टाफ नर्स पर प्रसूता से रिश्वत मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा के बावजूद प्रसूता से 5100 रुपए की मांग की गई। इस मामले से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्टाफ नर्स द्वारा 2100 रुपए लेने के बाद पैसे निकालकर गिनने का दावा किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित स्टाफ नर्स पहले भी चर्चाओं में रह चुकी है। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच और पूरे मामले की सत्यता की पुष्टि अभी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और मामला मुजफ्फरनगर के चारथल CHC का बताया जा रहा है। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरार आरोपी अयूब के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार लक्ष्मी गार्डन में गुलफाम के घर पर हुई कथित गौकशी की घटना में अयूब शामिल बताया जा रहा था। वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दोबारा गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना के आधार पर लोनी बॉर्डर पुलिस ने इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र के ककीर जंगल से जाने वाले मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस का आरोप है कि संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अयूब के दाहिने पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 3/8/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक मोहल्ला है लक्ष्मी गार्डन, वहाँ एक गोकशी की घटना कारित हुई थी। गुलफाम पुत्र वकील के घर में ही ये गोकशी घटना कारित हुई थी और वह ये उस गोकशी में स्वयं शामिल भी था। उसके साथ भी जो अभियुक्त थे वो कल से ही फरार थे। सूचना जरिए मुखबिर मिली थी कि आज पुनः थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कहीं गोकशी की घटना कारित की जा सकती है इन लोगों के द्वारा। तो थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस और इंस्पेक्टर साहब की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। यह जगह है इंदिरापुरी चौकी कीकर क्षेत्र का जंगल, जहां से लालबाग की तरफ रास्ता जाता है। आज यहां हमारे थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका गया, जिसमें 2 लोग बैठे थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही और पुलिस के द्वारा रोके जाने पर उनके ऊपर जानलेवा फायरिंग की। पुलिस के द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी। उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा दिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अयूब पुत्र जुम्मा निवासी इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र बताया और उसके द्वारा यही बताया गया था कि कल की गोकशी की घटना में वो शामिल था। तो वहीं सावन महीने में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार से जल लेने के लिए गाजियाबाद से बड़ी संख्या में शिव भक्त रवाना हो रहे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं तेज कर दी है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कौशाम्बी और
मोहन नगर बस अड्डे से लगातार रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए प्रतिदिन करीब 30 से 35 बस चलाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात के समय यात्रा करना पसंद कर रहे, जिसके चलते रात्रिकालीन बस संचालित पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कांवड़ पर्व के दृष्टिगत जो हमारे श्रद्धालु हमारे कौशाम्बी बस स्टेशन पर आते हैं, उनको सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन निगम पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। इस वर्ष भी हम हमारे कौशाम्बी बस स्टेशन से प्रत्येक दिन 5 से 6 बसों का प्रस्थान हरिद्वार पर जो हमारे श्रद्धालु हैं जल लाने के लिए जाते हैं उनके लिए हो रहा है। और ये हमने प्रारंभ 30 तारीख से ही शुरू कर दिया था, तो 30 तारीख से अब तक लगभग 20 से 25 बसें हमारी प्रस्थान हो चुकी हैं और प्रतिदिन 5 से 6 बसों का हमारा प्रस्थान हो रहा है। हमने चालक प्रचालकों को विशेष रूप से बोला है कि जो हमारे श्रद्धालु भाई हैं उनको आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक जहां वो जिस सीट पर वो चाहते हैं वहाँ उनको बैठाएं, जो वो भक्तिमय संगीत चाहते हैं वो बजाएं और किसी प्रकार की उनको इस यात्रा के दौरान असुविधा ना हो। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद लगभग कितने कांवड़िया जो है वो कौशाम्बी बस। तो वहीं सावन के महीने की पहली झमाझम बारिश ने गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है और बारिश के बाद वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा हो गया है। सुबह से ही शुरू हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सड़कों पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, जबकि पेड़ पौधे भी बारिश से धुलकर खिल उठे हैं। कई जगह बच्चे और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया और राहगीरों ने भी राहत की सांस ली है। बारिश के बाद शहर का मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों ने गर्मी और उमस से राहत महसूस की है। सावन की पहली बारिश ने वातावरण को तरोताजा कर दिया और लोगों के बीच उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना बना रह सकता है। तो वहीं थाना भवन के सिद्धपीठ पंच तीर्थ आश्रम में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में वृद्धि और शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति देकर सनातन संस्कृति, संत समाज के सम्मान तथा राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप पुंडीर ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव द्वारा संत समाज और भगवान श्री राम के संबंध में की गई कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है और संत समाज और भगवान श्री राम के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता टिप्पणी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसका विरोध लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा है कि भारत की सनातन संस्कृति, संत परंपरा और भगवान श्री राम देश की आस्था के केंद्र है। इनके सम्मान और संरक्षण के लिए समाज को संगठित रहना चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्र हित का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।